सुधांशु, जैन साहब क्या कोर्ट में मामला गड़बड़ा गया है? ऐसा बार बार मैसेज ये आ रहा है लंबा चौड़ा। टोटल वक्त पर वापस आते हैं। टोटल गलतफहमी फैलाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खेल बिगड़ गया है? कोई खेल नहीं बिगड़ा है, ना कोई खेल था। ये बिगड़ने वाला है? नहीं, ये मौसम बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं, हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें। हम किसकी? ये तो लिखवा के है ना, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी। लिखवा के अंसार रजा मुस्कुरा रहे हैं तो मतलब कुछ लेकर आया ना। ओके बोलिए, देखिए आप प्लीज बोलिए सर। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये चिंता व्यक्त की और इसको नहीं बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट वक्फ पे जान के हम शॉक में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ऑब्जर्वेशन दिया कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो स्वागत लायक योग्य हैं। और साथ ही साथ अमीश जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज की हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल साहब ने अंडरटेकिंग दी है कि जब तक इस मामले की फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती 5 मई तक, तब तक 2 प्रावधानों को हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं यहां पे सुन रहा था, जरा आप मुझे बताइए, बहुत विरोध है, बहुत दर्द है अमीश जी कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला स्टेटस को रहेगा, मतलब अभी कुछ नहीं। एसजी ने, सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, सरकार ने। इस बात में फर्क होता है, दोनों बात में बहुत बड़ा फर्क है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमीश जी इस बात को जरा मैं बताना चाहता हूं, जरा इन सारे लोगों से पूछिए, अभी सारे अलग अलग एक्ट का हवाला दे रहे थे। वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू क्यों होता है? अगर आपकी बात करते हैं अमित जवाब ठीक है, अमित जवाब देखिए विष्णु भाई, क्यों लागू होता है? क्यों लागू होता है? विष्णु भाई तो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर इसीलिए 2 नॉन मुस्लिम मेंबर है, उन पे लागू होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हटा दीजिए वक्फ काउंसिल से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर और वक्फ बोर्ड से, पर वक्फ एक्ट 1995 हम पे लागू भी नहीं होना चाहिए। ओके जवाब। विष्णु भाई, वैसे जैन भी मिनोरिटी है, जैसे अंसार रजा मिनोरिटी है, अमीर जमाई मिनोरिटी है, हम माइनॉरिटी नहीं मानते, मिनोरिटी है, हम अभिन्न अंग है। किसका? हम इस पूरे सनातन समाज का अभिन्न अंग है, हम माइनॉरिटी नहीं है। देखिए विष्णु बहुत इमर्जिंग। ये ऐसी माइनॉरिटी 1% हो गए, 24% इनकम टैक्स देते हैं। ऐसी माइनॉरिटी है 39 लाख एकड़ जमीन ले कहते हैं हम तो कुछ है नहीं भैया। अमीर जवाई अंसार रजा का जवाब भी जरूरी है। बहुत इमर्जिंग वकील है, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूं। विरोध के बाद पसंद करते हैं आप? सुनिए तो मेरी बात, पूरे देश में से बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना, सुन ही रहा हूं मैं। अरे विचारधारा का टकराव है, उन्होंने वकील विचारधारा का टकराव है, अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने वकालत पे बात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला हमारे एजी को, सरकार के जो हमारे वकील सरकारी, ये बताइए महोदय, ये जो हिंदू मंदिर हैं का उसमें दूसरे लोग भी हो सकते हैं मेंबर के ना ही? उनको कोई जवाब नहीं था उनके। नहीं है जवाब, दूसरा जवाब नहीं दिया ना। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी बात पूरी सुनिए तो, आप ही तो बैठे थे सामने। चलिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, 200 साल पहले 300 साल पहले मस्जिद है या कुछ है, उसका क्या इंतजाम करेंगे आप? ये उसको खत्म करना चाह रहे थे कि जिससे बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज है, भाई अभी सुनवाई खत्म नहीं हुई है, अडानी इसको वादा किया था, की सुनवाई खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। आप किसी का ये गलत कोट कर रहे हैं अमित भाई। ये मन गलत कहा है। एक मिनट, अभी सुनवाई शुरू हुई है। डी नोटिफाई आप नहीं कर सकते। नहीं, ये सरकार ने अंडरटेकिंग दी है, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस देश में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 2 बातें कही हैं कि वक्फ बाय यूजर जो आप डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट नहीं होगा। बस खत्म है। गलत कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को साहब। मैं पढ़ दूं? आप बताइए, बताइए कहां लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर जो खत्म हो गया, गलत। मैं 2 दिन की हियरिंग में सुनिए, क्या बोलिए साहब। The property declared by the court as a waqf should not be denotified as a waqf, whether they are by waqf by user or waqf by deed, while the court is hearing the matter. Number 2, all member of the waqf board and central waqf council must be Muslim. और जो हिंदी में बोला, कितना बड़ा फर्क है। आप क्या बोल रहे हो साहब? सुनिए, हमें इधर पूरे देश में, एक मिनट, पूरे देश में आपने जो हिंदी में बोला वो अलग था, जो अंग्रेजी में बोला वो सही बोला। सुन लीजिए, पूरे देश में जो जैन मंदिरें कब्जा हो रही हैं, एक केस लड़ नहीं पा रहे। हम पैसा देंगे, चलिए गुजरात चलिए आप हमारे साथ, चलिए। अरे जैनों को पैसा देंगे, जैनों को पैसा देंगे, धन्यवाद भाई।
पैसा देंगे। मैं किसी को लेट डाउन नहीं करना एक चाहता, सेकंड किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहता। जो सच्चर ये थोड़ा ज्यादा बोल गए, ये थोड़ा ज्यादा बोल गए। सुनिए, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन सुनिए, गौशाला लड़ेंगे। एक मिनट सर, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो दलितों से भी खराब हो गए थे, और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। अगर ये प्रचारित होता है कि पंचर बना रहे हैं, और किसको देंगे? जैनों को। आपको पता है इस समय देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जिसके बारे में बहुत आपत्ति करते हैं वो भी जैन है। आप समझिए, जैनों को देंगे। सबसे बड़ा बिजनेस हाउस जैन है, इन्हें पता ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक। इसे कहते हैं, सुनिए, इसे कहते हैं, मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, इनके मुंह से जो निकल गया। हम लोगों का उस जमाने में एक डायलॉग होता था पुराने जमाने में कि नवाबियत चली गई मगर अभी भी नवाबी वाला जलवा नहीं गया। तो कहते थे भैया खाने का ठौर नहीं है और शौक नवाबों वाले। ओके, लेकिन देखिए जैनों की बात हो रही है, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर जैन समुदाय का आप इनकम टैक्स कलेक्शन देख लें, उनकी नेटवर्थ देख लें, तो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर होगी लगभग। और इस देश के सिख समुदाय का भी आप देख लें तो वो भी यही होगा। ये दोनों बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम है और इनका बहुत सम्मान है। इसलिए आप जैनों को देने की बात कर रहे हैं, ये देश को दे रहे हैं, ओके। सवाल किसका है? वो हाथ खड़ा करे और सवाल पूछे। ओके जनाब, आप पूछिए। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। सुधांशु जी, ऐसे कानून आप जनता को पहले समझा क्यों नहीं देते हो? कि भाई तुम जो है ये दंगे फसाद ना हो और उसके बाद ये कानून आए। विवेक जी से मेरा सवाल है कि विवेक से सोचिए, विवेक ही है। अभी ये बोल रहे थे कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम बापूजी का सिद्धांत अपनाते हुए रास्ते पे निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। तो ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, क्या ये गांधी के सिद्धांत के अनुसार? वो सब क्या मुर्शिदाबाद में महात्मा गांधी के बाद काम हो रहा है? क्या महात्मा गांधी की बात पे अमल हो रहा है? सुनिए, हिंसा हो रही है। आप सुन लीजिए, 20 सेकंड दे दीजिएगा मुझको। 20 सेकंड दिए। किसानों का आंदोलन था, मैं भी जाता था, पहले बोला गया खालिस्तानी हो और पकड़ो इनको, ये देश तोड़ने जा रहे हैं। सुनिए पहले, मेरा टर्न है, सुधांशु भाई मेरा टर्न है। कांग्रेस उसके बाद फिर क्या बोला इन्होंने? वहां पे अलग अलग पोस्टर लगा के बोला ये नक्सली है सारे, ये नक्सलाइट्स है, ये मूवमेंट नक्सलियों की है, इसको तोड़ा जाए। 700 किसान मरा, सरदारों का मजाक उड़ाया गया। ये कैसे किसान है जो पिज्जा खा रहे हैं, मरने के बाद माफी मांग के बिल को वापस लिया। यहां पर भी वही हो रहा है। मुर्शिदाबाद पे सवाल पूछा गया, मुर्शिदाबाद में इनकी साजिश है, इनकी साजिश है। एक मिनट अब बोलता हूं, अब मुर्शिदाबाद में सुनो। आप बोल रहे हैं, बोला गया है, इसका मतलब ये इस पर आगे करना चाहते तो हैं। ये बताइए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है? किसी ने नहीं लगाए। किसी सरदार ने जो किसान आंदोलन में था, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। सवाल चलेगा। आप शांति। इनकी साजिश है। माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? ओके, क्या कहना चाहती हैं आप? बोलिए। अरे भाई खड़े होकर बोलिए। वहाँ पे सबने चारों तरफ से खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये आपने, वो किसान है। अच्छा ठीक, ओके सुधांशु बोलिए आप, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। तो पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी सरकार है, उसने भी तंबू उखाड़ दिया। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब कोई लेना देना नहीं, हवा में लट्ठे बांध रहे हैं। चलिए आप अब्दुल्ला दीवाना ना बने, मेरा निवेदन है। ओके, आप विवेक दीवाने हैं और वैसे ही रहे। ओके, अरे आप मुर्शिदाबाद में बोल दिया, आप इतनी देर में नहीं बोला। अब दूसरा सवाल। मौलाना साहब को मौका दीजिए भाई, अब्दुल्ला को मौका दीजिए। बिल्कुल मौका दे रहा हूं। एक सेकंड सवाल आ रहा है। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है, सुधांशु जी से सवाल है मेरा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो अगर रास्ते पे नमाज पढ़ता तो उसको मना कर दिया जाता, इसको इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन हिंदू जब भाई हमारे कांवड़ लेकर आते तो महीनों महीनों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात सर, जब मुसलमान जो है सर वो मस्जिद, कहीं अवैध मस्जिद के नाम पर मस्जिद या दरगाह होती है उसको तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बराबर में जो मंदिर होता है या और भोजन स्थल होता है वो नहीं तोड़े गए। कल की हरियाणा की घटना है सर, मैं उसको कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये जो देश के अंदर कानून को, देश के अंदर ये जो कानून सर, ये कानून को लागू करने के लिए धोनी नीति किस लिए है सर? एक सवाल है, देखिए ये एक सेकंड है, विवेक शांति रहिए आप। अब ये एक सुधांशु सवाल है और ये ब्रॉडर सवाल है। ब्रॉडर सवाल इसलिए कि इस बात को बहुत सारे नेता भी कह चुके हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये एक धारणा बनाने का प्रयास हो रहा है। एक सेकंड, ये सुधांशु जी इसका देखिए, ये 40 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए। बताना चाहता हूं, सड़क के ऊपर कोई भी कार्य करना परमिशन लेकर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणपति पंडाल लगाइए, दुर्गा के पंडाल लगाइए, आपको अगर कोई अपना जलसा करना है परमिशन लीजिए, करिए। पर अगर आप बगैर परमिशन के रोड ब्लॉक करेंगे तो हटाया जाएगा।
सिंपल सी बात है, मैं चैलेंज करके कहता हूं नमाज पढ़ने की परमिशन कहां दी गई, दिखाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो कह रहे परमिशन दी नहीं जाती। ठीक है, आपने अच्छा सुनिए 2014 से पहले की दिखाइए परमिशन। सड़कों के ऊपर तमाम वो है, उस जमाने में हमारी सरकार नहीं दी परमिशन। अच्छा चलिए परमिशन की परमिशन दिखाइए, आपने रिक्वेस्ट दिखाइए कभी 2014 से पहले। वक्त है एक ब्रेक का।